तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं विउपनिवेशीकरण के संदर्भ और रूप की। मतलब कि यहाँ पर हम विउपनिवेशीकरण के मीनिंग को समझेंगे, एक पूरा का पूरा मतलब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक प्रक्रिया के रूप में विउपनिवेशीकरण को व्यापक रूप से संदर्भित किया गया है। जब औपनिवेशिक शक्तियों को उपनिवेशों से चुनौतियां मिलना शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शक्तियों को राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर के कारण अपने नियंत्रण वाले उपनिवेशों से हटना पड़ा। देखिए दोस्तों, विउपनिवेशीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जब जो औपनिवेशिक देश थे, स्पेशली जो यूरोपीय कंट्रीज़ थी, जब उन्होंने अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करना शुरू किया तो उसको विउपनिवेशीकरण कहा जाता है। हालांकि ये उन्होंने अपने आप अपनी मर्जी से नहीं किया, उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया क्योंकि जो उपनिवेश थे अब वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। एक राष्ट्र की भावना पनप रही थी कि हमारा देश है, हम सबको अपने देश को आज़ाद कराना है। तो ऐसी भावना फैल रही थी। और अब जो यूरोपीय देश थे वो फिर 20वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है, मतलब 1950 का टाइम, तो इस अवधि में वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। वो अपने अब उपनिवेशों को संभाल नहीं सकते थे, नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसलिए अब उन्हें अपने उपनिवेशों से पीछे हटना पड़ा, अपने नियंत्रण को छोड़ना पड़ा, जिसे विउपनिवेशीकरण के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा समय था जिसमें विशेष रूप से एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी राज्यों को यूरोपीय तथा पश्चिमी शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त होना शुरू हुआ। विउपनिवेशीकरण शब्द के दो अलग अर्थ हैं। पहला, विउपनिवेशीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण छोड़ दिया था, अक्सर जब वे समझते थे कि उनके उपनिवेश अंततः उत्तरदायी स्वशासन की स्थिति में आ गए हैं। तो देखो दोस्तों, विउपनिवेशीकरण क्या था बता दिया मैंने आपको कि जो एशियाई, अफ्रीकी और जो दक्षिण अमेरिकी, जिसे हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, लैटिन अमेरिका, तो ये जो देश थे इनको जब स्वतंत्र किया गया पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के द्वारा, तो इसी को हम कहते हैं विउपनिवेशीकरण। अब विउपनिवेशीकरण के डीकोलोनाइजेशन के दो मीनिंग हैं, दो अर्थ लगाए जाते हैं। पहला है कि इनको आज़ाद, विउपनिवेशीकरण वो प्रक्रिया है, पहला अर्थ में क्या है, विउपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जब पश्चिमी देशों को लगा कि अब जो उपनिवेश हैं वो अपना शासन स्वयं चला सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको स्वतंत्र कर दिया। तो पहली मीनिंग ये मानी जाती है। और दूसरा अर्थ विउपनिवेशीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित करता है जहां नियंत्रित किए गए क्षेत्र संघर्षों के माध्यम से अपने औपनिवेशिक शासकों से स्वशासन के लिए स्वायत्तता हासिल कर सकते थे, जो अंततः उनकी स्वतंत्रता का कारण बना। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दो मीनिंग बताई जा रही है कि दो अर्थ निकाले जाते हैं विउपनिवेशीकरण के, बट मैं सही अर्थ बताऊं तो यही है कि अब विउपनिवेशीकरण में जब संघर्ष होना शुरू हुआ, जब लोगों ने अपनी आज़ादी की मांग करना शुरू किया, तब घबरा कर पश्चिमी यूरोपीय देशों को जब समझ में आ गया, तब उन्होंने इन देशों को आज़ाद करना शुरू कर दिया। दूसरी परिभाषा एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ज़्यादातर जन आंदोलन प्रमुख कारण रहे जिन उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने के लिए। तो अभी जो दूसरा अर्थ बताया विउपनिवेशीकरण का वो यही था कि अब जन आंदोलन हुए। स्पेशली भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जन आंदोलन हुआ था। भारत में कोई क्रांति नहीं आई थी, बट जन आंदोलन वगैरह हुआ था, संघर्ष हुआ था, जिससे परेशान होकर यूरोपीय देश फिर पीछे हट गए। हालांकि विउपनिवेशीकरण शब्द का उपयोग 1930 के दशक में जर्मन अर्थशास्त्री मॉरिट्स जूलियस बॉर्न द्वारा किया गया था, इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए जिसके द्वारा उपनिवेशों ने स्वशासन प्राप्त किया था। देखो दोस्तों, अब विउपनिवेशीकरण के शब्द की अगर हम बात करें तो 1930 में इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग था वो जर्मन अर्थशास्त्री ने किया था, जिनका नाम था मॉरिट्स जूलियस बॉर्न। अब इन्होंने ये जो शब्द है विउपनिवेशीकरण, इसका प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि जब
जो उपनिवेश थे, जब उन्होंने स्वशासन प्राप्त किया था, बहुत सारे जो देश थे जिन्होंने अपना स्वशासन प्राप्त कर लिया था, तो उनके स्वशासन को के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। विउपनिवेशीकरण की मुख्य विशेषताओं में से एक आत्मनिर्णय का अधिकार है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए मौलिक अधिकारों में से एक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति ने विउपनिवेशीकरण पर कहा है कि औपनिवेशिकों के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता सिवाय आत्मनिर्णय की प्रक्रिया के लिए सहमत होने के। देखो दोस्तों, विउपनिवेशीकरण की एक जो बड़ी विशेषता है वो ये है, इसके एक विशेषता है कि विउपनिवेशीकरण आत्मनिर्णय का अधिकार देता है। जो भी देश है, जो उपनिवेश वगैरह है, जब वहाँ पर विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया होती है तो उससे जो देश होते हैं उन्हें अपनी सरकार बनाने और अपना निर्णय खुद करने का अधिकार मिलता है। संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है, वहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो औपनिवेशिक देश है, मतलब जो शक्तिशाली देश हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो उन्हें, जो नागरिक हैं उपनिवेशों के, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दें और उसके लिए सहमत हों। तो विउपनिवेशीकरण से आत्मनिर्णय का अधिकार मिलता है उपनिवेशों को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के, अब जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक महासभा है, तो उसके 44वें अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 21वीं शताब्दी को उपनिवेशवाद मुक्त विश्व की घोषणा की एक कार्य योजना को स्वीकार करने पर बल दिया गया। देखो दोस्तों, सिंपल मैं बताऊं तो विउपनिवेशीकरण का मतलब तो यही है कि देश को जब आज़ादी मिल जाती है किसी औपनिवेशिक शक्ति से, तो उसे कहते हैं विउपनिवेशीकरण। अब विउपनिवेशीकरण एक बड़ी प्रक्रिया ही है, अचानक से तो विउपनिवेशीकरण नहीं होता है, इसीलिए हम इसे डिटेल में समझ रहे हैं। और विउपनिवेशीकरण का आप एक मतलब सिंपल ये समझो कि जब उपनिवेशवाद का अंत हो जाए, जब उपनिवेशवाद आपके देश से ख़त्म हो जाए, तो मतलब विउपनिवेशीकरण हुआ है, तभी तो वो ख़त्म हुआ। तो इसी के चलते कई सारे मतलब जो संगठन है, स्पेशली संयुक्त राष्ट्र, तो उसने इसकी मतलब निंदा भी की और महासभा के जो अधिवेशन है उसमें ये घोषणा करने का प्रयास किया गया कि 21वीं शताब्दी में जो उपनिवेशवाद है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है और विश्व जो है वो उपनिवेशवाद से मुक्त हो गया है। और इस बात पर बल दिया गया ताकि सभी देश, जो शक्तिशाली देश हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार करें कि विश्व में अब उपनिवेशवाद नहीं है। हालांकि हम देख सकते हैं कुछ द्वीप हैं, कुछ आइलैंड हैं जहां पर आज भी इन बड़ी शक्तियों का वर्चस्व है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि विउपनिवेशीकरण एक बहुत सिंपल चीज़ नहीं है, ये कई चरणों में पूरी होती है। विउपनिवेशीकरण कई चरणों में पूरा होता है, इसीलिए अब हम विउपनिवेशीकरण के चरणों की बात करते हैं। विउपनिवेशीकरण के विभिन्न चरण। विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तथा औपनिवेशिकों में नज़दीकी जुड़ाव है और विश्व का इतिहास भी बताता है कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया सभी देशों के लिए सरल नहीं थी। ऐसे विभिन्न रूप और प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से विभिन्न उपनिवेशों में विउपनिवेशीकरण किया गया। विउपनिवेशीकरण एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से औपनिवेशिक साम्राज्य राष्ट्र राज्यों में बदल गए। तो देखो दोस्तों, विउपनिवेशीकरण एक लंबी प्रक्रिया रही है। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे देशों को जो आज़ादी मिली है वो अचानक से नहीं मिली। जो विउपनिवेशीकरण हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ, बल्कि कई चरणों में हुआ है। जैसे कि अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हो, भारत में कई साल लग गए देश को आज़ाद करने में। लगभग 100 सालों से ही विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1957 का जो युद्ध हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, जिसमें अंग्रेजी शासन को उखाड़ने की कोशिश की गई थी, वो भी एक क्या था, विउपनिवेशीकरण का एक तरीका था। वो भी एक घटना थी जिसके द्वारा विउपनिवेशीकरण का प्रयास किया गया था। इसके बाद फिर
जन आंदोलनों का सहारा लिया जाता है भारत में, ताकि भारत को आज़ाद किया जा सके। तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि एक लंबी प्रक्रिया के चलते विउपनिवेशीकरण होता है। अफ्रीका की बात करूँ, साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पर क्या था, कई साल लगे, कई दशक लग गए, कई सौ साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा उन लोगों को नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको ख़त्म करने में, साथ में जो विदेशी शासन था उसको ख़त्म करने में भी कई साल लगे। और फ्रेंड्स, विउपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया थी जिसके चलते औपनिवेशिक साम्राज्य जो थे वो राष्ट्र राज्यों में बदल गए। मतलब औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब जो बहुत सारे जो उपनिवेश थे, अंग्रेज़ों के, फ्रांसीसियों के, यूरोपियन देशों के जो उपनिवेश थे, विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अब वो राष्ट्र राज्यों में बदल गए। नेशन स्टेट का मतलब आपको पता होगा कि जो राज्य थे अब उनके अंदर एकता की भावना आने लगी, अब अपनी पहचान बनाने की इच्छा उनके अंदर जागृत हुई, जिसके कारण अब उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे या जो यूरोपीय देश थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उपनिवेश में संघर्ष किया आज़ादी के लिए। विउपनिवेशीकरण का क्लासिक चरण साधारणतया 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से संबंधित है, जब यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण वाले उपनिवेश आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का दावा प्रस्तुत करने लगे थे। महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता की उच्च लागत और विश्व युद्धों जैसे कारकों ने औपनिवेशिक शक्तियों के लिए उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ उनके उपनिवेशों को नियंत्रित करने, रखने या विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह के दमन हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फ्रेंड्स, विउपनिवेशीकरण को नॉर्मली हम देखें तो 1950 के टाइम पीरियड के आसपास जोड़ा जाता है। मतलब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब कि 1950 के बाद का जो टाइम पीरियड है, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो टाइम पीरियड है उसके साथ जोड़ा जाता है। अब ये जो टाइम पीरियड था, इसके दौरान क्या हुआ कि विश्व युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके कारण जो महाशक्तियाँ थीं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और अपने उपनिवेशों को नियंत्रित रखने में असफल हो जाती हैं, विद्रोहों का सही से दमन नहीं कर पाती हैं। उपनिवेशों को अधीन बनाए रखने का आर्थिक बोझ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और आत्मनिर्णय के लिए बड़े पैमाने पर जन आंदोलन ने इतिहास के घटनाक्रम में कई एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी राज्यों में विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए दोस्तों, विउपनिवेशवाद यानी कि जो देश अब स्वतंत्र होने लगे थे, तो इस जो स्वतंत्रता जो मिल रही थी इन देशों को, स्पेशली एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी देशों को, जो अब स्वतंत्रता मिल रही थी उपनिवेश से, तो वो क्यों मिल रही थी, उसके कई कारण थे। यहाँ पर जन आंदोलन हो रहा था, कई सारे राज्यों में, कई सारे स्टेट्स में कई सारे हम जन आंदोलनों को देख सकते हैं, अफ्रीका में, भारत में और दूसरे देशों में। इसके अलावा अब जो महाशक्तियाँ थीं उन पर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। अब इसके कारण जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं, अब अमेरिका कोई बहुत बड़ी औपनिवेशिक शक्ति नहीं थी, वो एक महाशक्ति तो बन गया अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बट उसने देशों को उपनिवेश नहीं बनाया था। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, स्पेशली जो ब्रिटेन था, फ्रांस था, स्पेन था, पुर्तगाल था और जो दूसरे देश थे, ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे, आर्थिक बोझ इनके ऊपर पड़ रहा था। तो ये सारे कारण थे, जन आंदोलन हो गया, आर्थिक बोझ हो गया और बहुत सारे संघर्ष हो रहे थे, उपनिवेशों में विद्रोह हो रहे थे। इन सभी चीज़ों ने मिलकर विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। एक के बाद एक देखा गया कि कभी ये वाला देश आज़ाद किया जा रहा है तो फिर कुछ समय बाद उसको आज़ाद करना पड़ रहा है, तो इस प्रक्रिया को तेज किया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो हम सिंपली जानते हैं कि दो ही महाशक्तियाँ थी, एक रशिया जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था उस समय, और सोवियत और यूएसए, तो दो ही महाशक्तियाँ थी और दोनों ही महाशक्तियाँ समर्थन कर रही थी विउपनिवेशीकरण का। एक प्रक्रिया के रूप में विउपनिवेशीकरण की अवधि का पता लगाया जा सकता है।
जब यूरोपीय साम्राज्य के उपनिवेशों ने अटलांटिक क्रांतियों के संदर्भ में 1776 और 1826 के आसपास उत्तर और दक्षिण अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक स्वायत्तता के अधिकार की मांग शुरू कर दी थी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक जो उपनिवेशीकरण है, अगर उसके चरणों की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चरण उभर कर दिखाई दे रहा है, सामने हमें दिखाई दे रहा है। 1776 से लेकर 1826 के आसपास ये पहला चरण माना जाता है, जब उत्तर और दक्षिण अमेरिका के जो देश थे, जो उपनिवेश थे पहले यूरोपीय देशों के, अब उन्होंने राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी थी। तो इसे नॉर्मली उपनिवेशीकरण का पहला चरण माना जा सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन के श्वेत प्रभुत्व में विउपनिवेशीकरण की एक और लहर 1840 और 1931 के आसपास शुरू हुई। ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल देश कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करने लगे। तो एक जो दूसरी लहर, दूसरा चरण जिसे कहा गया, वो है 1840 और 1931 के बीच का समय, जब कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की गई थी। अब दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों ब्रिटेन का प्रत्यक्ष जो नियंत्रण था वो खत्म हो चुका था। आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन में जो सरकार थी वो गोरे लोगों की यानी कि अंग्रेजी सरकार थी, बट वो कौन थे? वो वहीं पर बस चुके थे। इसीलिए जब ब्रिटेन भी रंग भेद का समर्थन नहीं कर रहा था आगे चलकर, जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ब्रिटेन भी इस चीज़ की निंदा कर रहा था, रंग भेद खत्म करना चाह रहा था, बट क्योंकि अफ्रीका में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण पूरी तरह नहीं था, वहाँ पर जो सरकार थी अफ्रीका में वो वहाँ पर बसे हुए अंग्रेज़ों की थी, और सिर्फ उसमें अंग्रेज नहीं थे, डच भी थे, दूसरे लोग भी, यूरोपीय लोग भी थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बीच की अवधि को विउपनिवेशीकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि युद्धों के कई आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव औपनिवेशिक और उपनिवेश दोनों क्षेत्रों पर पड़े। इसलिए 1914 और 1940 के आसपास साम्राज्यों के विखंडन और विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ 1950 में विउपनिवेशीकरण का बड़ा चरण शुरू हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पहला चरण बता दिया जो कि 18वीं शताब्दी के अंत यानी कि 1776 के बाद शुरू हुआ था, 1826 तक था। उस समय राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की गई थी जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के देश थे उनके द्वारा। इसके बाद जो सेकंड चरण जो शुरू होता है विउपनिवेशवाद का, वो था 1840 और 1931 के बीच का समय। अब यहाँ पर ब्रिटेन का जो प्रभुत्व था वो कम हुआ। ब्रिटेन स्पेशली यहाँ पे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति थी वो ब्रिटेन ही था। ब्रिटेन ने ही विश्व के अधिकतर देशों को अपना उपनिवेश बना कर रखा था। इसीलिए यहाँ पर नोट्स में भी सिंपल सा ब्रिटेन लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर यूरोपीय शक्ति भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो चरण है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शुरू हुआ है, और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है उसके बाद ये काफ़ी तीव्र हुआ था। तो जो थर्ड जो चरण था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का समय है, जो कि विउपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया थी वो इस दौरान बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ती है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रक्रिया थी विउपनिवेशवाद के देशों को आज़ाद करने की, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। बहुत सारे नए नए स्वतंत्र देश सामने आने लगे। तो ये जो तीसरा चरण था वो 1950 के आसपास शुरू हुआ था। अब इस दौरान बहुत सारे देशों को आज़ाद किया गया, विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। उदाहरण के लिए भारत ने 1947 में ब्रिटेन से, फिलीपींस ने 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता प्राप्त की। फ्रांस ने 1954 में वियतनाम को मुक्त कर दिया। 1960 तक कई अफ्रीकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया। 1970 से 74
में पुर्तगाली उपनिवेशों की समाप्ति, विशेष रूप से अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक शासन का अंत 1975 से 1991 तक सोवियत साम्राज्य के विखंडन जैसी घटनाएं भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। तो देखिए दोस्तों, 1950 के बाद ये जो उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी थी। इसने लगभग पूरे विश्व से उपनिवेशवाद का अंत कर दिया। देखिए 1950 मतलब 1947 में फिर भारत को आज़ाद किया गया, 1946 में फिलीपींस को आज़ाद किया गया। इसके साथ ही वियतनाम, फिलीपींस, भारत, इनके अलावा कई और अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फिर जो पुर्तगाली उपनिवेश था, मतलब पुर्तगाल ने बहुत सारे देशों को उपनिवेश लंबे समय तक बनाए रखा था, तो उनकी भी स्वतंत्रता कर दी गई, उनको भी स्वतंत्रता मिली। इसके अलावा अब जो यूएसएसआर था, उसके अधीन कई सारे देश थे। यूएसएसआर का फिर विघटन हो जाता है 1991 में, तो उसके विघटन से, उसके विभाजन से और नए देश सामने आते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने उपनिवेशवाद के अलग अलग चरणों में हमने देखा कि यूरोपीय शक्तियाँ कमज़ोर हुई और उपनिवेशों में कई सारे संघर्ष हुए, विद्रोह हुए, जन आंदोलन हुए, जिसकी वजह से यूरोपीय शक्तियों को, औपनिवेशिक शक्तियों को उपनिवेशों को स्वतंत्र करना पड़ा। अब अगर इसे चरणों में हमने जब देखा, उपनिवेशीकरण को जब हमने चरणों में पढ़ा, तो हमने देखा कि पहला जो चरण था वो 1776 के आसपास का था, जब अमेरिका आज़ाद हो जाता है, यूएस से आज़ाद होता है, और जो दूसरे देश होते हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट के, महाद्वीप के, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, तो वो अब जो देश थे उन्होंने राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उन्हें स्वायत्तता मिले, काफ़ी आज़ादी मिले। ये पहला चरण हो गया। जो दूसरा चरण था वो 1840 के बाद का माना जाता है, जिसमें जो कई सारे देश थे, जैसे कि कनाडा, न्यूजीलैंड और दूसरे देश थे, जिन्होंने अब राजनीतिक स्वतंत्रता की ज़्यादा मांग की। इसके अलावा तीसरा जो चरण था उपनिवेशीकरण का, वो मेनली 1950 के बाद देखा गया था, मतलब 1950 के आसपास देखा गया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जिसमें तीव्र गति से उपनिवेशवाद होता है और फिर कई सारे देशों को स्वतंत्रता मिलती है, मतलब उपनिवेशों का अंत होता है। कुछ उपनिवेशों के लिए उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और क्रमिक रही है, जबकि कुछ के लिए यह हिंसक रही है। इतिहास में विभिन्न घटनाओं ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया है। कुछ उपनिवेशीकरण प्रक्रिया अहिंसक रही है, जबकि कुछ हिंसक या आत्मनिर्णय हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों का एक मिश्रण रही हैं। तो देखिए दोस्तों, अब सभी देशों की अगर हम बात करें, जो उपनिवेश थे वहाँ पर जो आज़ादी का संघर्ष था, कहीं जगहों पर हिंसक तरीके यानी कि लड़ाकू तरीके अपनाए जा रहे थे, विद्रोह किए जा रहे थे, तो कहीं पर आंदोलन के जरिए या अहिंसक चीज़ें अपनाई जा रही थी। भारत की बात करें तो भारत गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रहा था, तो अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार भारत जन आंदोलन के तरीके से आज़ादी भारत ने प्राप्त की। हालांकि भारत में दूसरे विचार भी थे जो क्रांति लाना चाहते थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस या जो भगत सिंह वगैरह थे, तो इन्होंने विद्रोह के जरिए, हिंसा के जरिए स्वतंत्रता हासिल करने की रणनीतियां बनाई थी। बट फिर भी भारत काफ़ी हद तक अहिंसक रहा था। आज़ादी के जो जन आंदोलन था, राष्ट्रीय जन आंदोलन, उसमें भारत काफ़ी हद तक अहिंसक रहा था। और कई दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर हिंसा के तरीके से भी आज़ादी की मांग की गई थी। जैसे कि अगर हम वियतनाम का इतिहास देखें कि वियतनाम किस तरह से स्वतंत्र हुआ, तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारी हिंसा देखने को मिली, जिसमें औपनिवेशिक मतलब जो औपनिवेशिक शक्ति थी फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने हिंसा का प्रयोग किया। अब आप कहेंगे कि भारत में भी हिंसा हुई थी बहुत सारी, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत में जो हिंसा हुई थी वो धर्म के नाम पर भारत के लोगों आपस में ही हो गई थी हिंसा। बट यहाँ पर जो हिंसा की बात की जा रही है वो औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ बात की जा रही है। तो भारत में आंदोलन के जरिए
औपनिवेशिक शक्ति को परेशान किया गया और कई सारे दूसरे देश भी थे जहां पर आंदोलन के जरिए ऐसा किया गया। बट कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं जहां पर हिंसा के जरिए औपनिवेशिक शक्ति को हटाने की कोशिश की गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अगर बात करें क्वेश्चन की कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता कि विउपनिवेशीकरण क्या है, विउपनिवेशीकरण के अलग अलग चरणों को लिखें। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बट लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आया था कि विउपनिवेशीकरण ने किस तरह से अफ्रीकी और एशियाई देशों में लोकतांत्रिक परिदृश्य को बदला है। ये सारी बातें अगर हम समझें तो देखो, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। उसके लिए अभी हम यहाँ पर एक कंक्लूज़न थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सारांश है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको काफ़ी अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपना आंसर अच्छे से लिख कर आएँ, चाहे क्वेश्चन कैसे भी बने। तो सबसे पहले एक सारांश की बात कर लेते हैं। उपनिवेशवाद का इतिहास दर्शाता है कि औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद के अध्याय पर यूरोपीय और पश्चिमी सभ्यता ने दुनिया के इतिहास को विभिन्न रूपों से प्रभावित किया है, विशेषकर एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी राज्यों को। हालांकि औपनिवेशिक शासन के आंतरिक विरोधाभासों ने विउपनिवेशीकरण प्रक्रिया को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर बताया गया है कि देखो, जो उपनिवेशवाद का इतिहास रहा है वो दर्शाता है कि यूरोप में जो बहुत जैसे कि औद्योगिकीकरण हुआ था, पूंजीवादी व्यवस्था आई थी यूरोप में, तो इसने यूरोप के अलावा एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी राज्यों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। मतलब यूरोप की बड़ी घटनाओं ने, जैसे कि औद्योगिकीकरण हुआ था, औद्योगिक क्रांति कह लो इसे, या पूंजीवादी व्यवस्था जो यूरोप में फैली, इसने लगभग पूरे विश्व को प्रभावित किया। और जो औपनिवेशिक शासन में जो आंतरिक विरोधाभास था, मतलब कि औपनिवेशिक शासन की जो कमियां थी अंतर्गत, उनमें जो कमियां थी, उसने विउपनिवेशीकरण को एक गति दी जिससे कि देशों को स्वतंत्रता मिली। हम देख सकते हैं कि कैसे एशिया और अफ्रीका में विभिन्न उपनिवेशों में शिक्षित मध्यवर्गीय कुलीन वर्ग द्वारा निर्देशित आत्मनिर्णय के अपने अधिकार पर बल देना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए भारत में यह पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यवर्गीय कुलीन वर्ग द्वारा निर्देशित था। मतलब कि अब भारत में या जो दूसरे उपनिवेश थे वहाँ पर एक मध्य वर्ग सामने आया जो कि काफ़ी शिक्षित था। जो ये शिक्षित मध्य वर्ग था, अब उसने अधिकारों की मांग करनी शुरू की, इसने समाज में सुधारों की मांग करना शुरू की। तो जो मध्य वर्ग था, जो कुलीन मध्य वर्ग ये सामने आया था, शिक्षा में ये कुलीन था काफ़ी, तो इसने ही आत्मनिर्णय के अपने अधिकार पर बल देना शुरू किया कि व्यक्ति को अपना अधिकार होना चाहिए। आज भी कई अफ्रीकी और एशियाई राज्य उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। उदाहरण के लिए सीमा विवाद, आर्थिक पिछड़ापन, राज्य निर्माण और सांप्रदायिकता। इसने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि उपनिवेशों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी प्रभावित किया है। दूसरी ओर पश्चिमी शक्तियों द्वारा नस्लीय श्रेष्ठता और श्वेत वर्चस्व के बारे में कुछ मान्यताओं को तोड़ने में भी उपनिवेशीकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही अन्य धारणाओं को चुनौती भी दी गई है कि यूरोपीय आधिपत्य किस आधार पर कायम है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पर भी हम देखते हैं कि जो अफ्रीकी और एशियाई देश हैं, आज भी वो उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी उन देशों में, उससे संबंधित जो चुनौतियां थी उसका सामना आज भी कर रहे हैं। भारत को अगर हम ले तो जो ये कश्मीर का जो मुद्दा है वो एक उपनिवेश का ही परिणाम है, औपनिवेशिक समस्या रही है ये, या तो ये कह लो। इसके अलावा भारत में जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की जो सीमा विवाद है आज के टाइम पर, तो ये सब औपनिवेशिक शक्ति की देन है। ये सब जो उपनिवेश रहा था भारत में, अंग्रेज़ों का जो भारत उपनिवेश रहा था, उसी का एक परिणाम है। ये ना केवल भारत बल्कि दूसरे भी देश हैं, उनके बीच भी ये समस्या बनी हुई है। सीमा विवाद बहुत ज़्यादा एक समस्या बनी है आज भी। इसके अलावा आर्थिक पिछड़ापन, आज भी हम देखते हैं कि गरीबी हम साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि उपनिवेशवाद का ही एक परिणाम थी। भारत
कहने को बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, बट हकीकत ये है कि भारत में हम आज भी गरीबी देख सकते हैं बहुत। और ना केवल भारत बल्कि जो दूसरे उपनिवेश रह चुके जो देश हैं, पाकिस्तान ले लो या दूसरे देश अफ्रीकन कंट्रीज़ ले लो, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। राज्य निर्माण और सांप्रदायिकता, धार्मिक भावना बहुत प्रबल है। इसके अलावा जो उपनिवेशवाद था उसने इन देशों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी प्रभावित किया है। कैसे किया है? जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है भारत में कितना फैल रहा है। अफ्रीका वगैरह की कोई संस्कृति है जिसके बारे में हमें उतनी नॉलेज नहीं है, बट हमें ब्रिटिशर्स की संस्कृति के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। वो उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज रहा था, भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था, इसीलिए भारत में हम ब्रिटिशर्स की जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति रही है, उसका समावेश देख सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि भारत को लगा कि भारत के लोग इससे काफ़ी परिचित हैं, जो कि ब्रिटिशर्स की राजनीतिक व्यवस्था थी। इसके अलावा विउपनिवेशीकरण ने ब्रिटिशर्स या जो दूसरे यूरोपीय देश थे उनकी जो मान्यता थी नस्लीय श्रेष्ठता की, श्वेत वर्चस्व की, इन मान्यताओं को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब विउपनिवेशीकरण जब हुआ, देश आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो उन्होंने नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के प्रयास जारी रखे। और आज हम ये देख सकते हैं कि जो नस्लीय श्रेष्ठता की बात या श्वेत वर्चस्व की बात ये जो पश्चिमी देश करते थे, अब ये मान्यता मतलब सही नहीं है, क्योंकि अब एशिया, अफ्रीका के कई सारे लोग भी जो वेस्टर्न, जो यूरोप है या जो अमेरिका जैसे देश हैं, उन वहाँ के लोगों से भी अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। तो इस मान्यता को तोड़ा गया है कि नस्लीय श्रेष्ठता पश्चिमी शक्तियों की थी। उदाहरण के लिए यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों पर अपने शासन को श्रेष्ठ भावना के आधार पर उचित ठहराया, जबकि उपनिवेशों को असभ्य बर्बर माना जो स्वशासन में अक्षम थे। मतलब जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो कहती थी ना कि जो हम हैं, हम काफ़ी सभ्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और उपनिवेश में जो लोग रह रहे हैं वो असभ्य हैं, बर्बर हैं, जंगली हैं, और उनके पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना शासन खुद चला सकें। तो आज के टाइम पे ये मान्यता बिल्कुल ही गलत है, पूरी तरह इसको गलत ठहराया जा चुका है, और ऐसा प्रूव भी किया जा चुका है कि खुद शासन अब ये जो देश हैं वो खुद शासन चला सकते हैं। भारत के बारे में यही कहा जा रहा था कि आज़ादी के बाद कि भारत अपना शासन कैसे चलाएगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है, नहीं चला पाएगा। बट भारत ने अपना शासन लोकतांत्रिक रूप से चलाकर दिखा दिया विश्व को कि एक गरीब देश भी लोकतांत्रिक शासन, जो कि यूरोपीय देशों का शासन था, जो अमीर देशों का जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी, उसको भारत में भी चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस तरह से एशियाई और अफ्रीकी देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को विउपनिवेशीकरण ने बदला है, तो देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको पहले विउपनिवेशीकरण को थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक बैकग्राउंड ले सकते हो कि किस तरह से उपनिवेशवाद ने पूरे विश्व को गुलाम बनाया था, पूरे विश्व को प्रभावित किया था, कई सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। बट मेनली आप बात करोगे कि एशियाई और अफ्रीकी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरह के वहाँ पर जन आंदोलन होने शुरू हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर महाशक्तियाँ कमज़ोर हुई, इन सभी कारणों के कारण इन देशों को आज़ाद करना ज़रूरी हो गया। विउपनिवेशीकरण की पूरी लहर के बारे में आप बता सकते हो कि 1950 के आसपास के टाइम पीरियड में बहुत सारे देश, एशियाई, अफ्रीकी नए राष्ट्र सामने आए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। बाकी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आएगा कि आप नहीं कर पाओगे। तो मेरी जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि क्वेश्चन इतना ईजी तो हो गई कि आप सारी बातें उसमें लिख सको। इसके अलावा एक टॉपिक है नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद। तो नव उपनिवेशवाद अगर मैं कहूँ, 2 वर्ड में बता देता हूँ। नव उपनिवेशवाद का मतलब है कि अब जो बड़े राष्ट्र हैं, औपनिवेशिक शक्तियाँ जो पहले थी, चाहे आप यूरोपीय शक्तियाँ कह लो, अमेरिका कह लो, अब बड़े राष्ट्र में रशिया वगैरह भी ले लो, तो ये क्या कर रहे हैं कि गरीब देशों को आर्थिक सहायता देकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको नियंत्रित करने का
प्रयास कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब देशों की इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इनके कंट्रोल में आ जाए। तो इसको नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विउपनिवेशीकरण क्या था, उपनिवेशवाद हमने पहले पार्ट में समझा था कि उपनिवेशवाद के तहत देशों को गुलाम बनाया गया और विउपनिवेशीकरण की एक लंबी प्रक्रिया के तहत देशों को स्वतंत्र किया गया। आई होप फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से एक बार फिर देखिए, आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। और कोई वर्ड है, कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। मेन उद्देश्य है, मेन टॉपिक है कि आपको जल्द से जल्द अंडरस्टैंडिंग लानी है माइंड में कि ये चीज़ क्या थी, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बस लिख सकें। आपको ये क्षमता डेवलप करनी है ताकि एग्ज़ाम में आप करके आएँ। ये ना हो कि आप एग्ज़ाम को खाली दे दें, खाली छोड़ कर आएँ, ऐसा ना हो। तो दोस्तों आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।